स्टूडेंट, स्वागत है आपके YouTube चैनल निराला स्टडी पर। प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज देखिए ये जो आपका जो सीरीज है, जो ट्रिक से आपको पीछे भी याद कराया गया है, ये बहुत काम का चीज है। तो इसी पर आपको 5 चीज यहाँ पर सीखने को मिलेगा, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये सीरीज तो आपको याद ही होगा, यानी लीना के काना मांगे और जन कर फिर कूद नहीं, सुन है कुआं इला आज परा ब्रेड कल सोना फिर कभी। तो ये ट्रिक आप याद कर लिए होंगे। तो इसी ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ पर बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। तो ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, ऑक्सीकरण क्षमता। तो ऑक्सीकरण क्षमता जो होता है, ये देखिए संवलिक हम दर्शाएंगे, यानी ऊपर वाले की तुलना में नीचे वाला जो होता है आपका प्रबल ऑक्सीकरण क्षमता होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो आप देख रहे हैं कि जो ये टेबल आपको दिखाई दे रहा है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई दो तत्वों का अगर हम तुलना करेंगे, जैसे कैल्शियम है यहाँ पर और सोडियम है, ठीक। पूछा जाए कि ये बताइए कि किसका ऑक्सीकरण क्षमता अधिक है, तो ऊपर वाले की तुलना में नीचे वाला का जो ऑक्सीकरण क्षमता है वो क्या है, अधिक होता है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, अपचायक भी बोलते हैं इसको। ऑक्सीकरण क्षमता को क्या बोलते हैं, अपचायक। अपचायक क्षमता भी इसे बोला जाता है, अपचायक। यानी यहाँ पर देखिए ऊपर छोटा सा जीरो बनाए हैं और नीचे आपका क्या है, बड़ा सा जीरो। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि आप इस टेबल को ट्रिक से याद कर लीजिए। तो इसकी तुलना में अगर नीचे वाले की तुलना में, ऊपर वाले की तुलना में नीचे वाला जो है आपका क्या है, प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कहने का मतलब क्या है कि इसमें जितना भी आपको तत्व दिखाई दे रहा है, ये सब एनालिसिस कर लिया गया है, यानी ट्रिक बनाया गया। आपका ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, लेकिन उसमें से कुछ छांट दिया गया है। बहुत सारा हम लोग का किए हैं कि क्वेश्चन पेपर देखते हुए एनालिसिस कर तब जाके ये आपका ट्रिक बना है। और इसके अलावा आपको दूसरा आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए इसमें जब से मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि जैसे कोई 4 को भी आपको तत्व दे सकता है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, और इसमें पूछ दिया कि बताइए कि सबसे ऑक्सीकरण क्षमता किसका, यानी अपचायक क्षमता किसका अधिक है, तो आप देख रहे हैं कि ये मैग्नीशियम सबसे नीचे है। तो ऊपर वाले की तुलना में नीचे वाला जो भी यहाँ पर आपका तत्व आएगा वो क्या होगा, प्रबल आपका अपचायक होगा, यानी मजबूत। इसीलिए यहाँ पर सिंबलिक लिया गया है, यानी छोटा जीरो ऊपर बना है और नीचे बड़ा जीरो। यानी इसका इंगित करता है ये कि ऊपर वाले की तुलना में नीचे वाला जो तत्व है वो क्या है, प्रबल अपचायक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आता है अपचयन। तो अपचयन में क्या होगा कि ऊपर वाला आपका बड़ा होगा, नीचे वाला क्या होगा, छोटा होगा। यानी इसका मतलब अपचयन क्षमता। तो अपचयन क्षमता को एक और नाम से जाना जाता है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्षमता। जैसे बार बार पूछता है कि बताइए कि कैलोरीन और फैलोरीन में किसका अपचयन क्षमता या ऑक्सीकारक क्षमता किसका अधिक है, तो नीचे वाले की तुलना में ऊपर वाला यहाँ पर क्या होगा, आपका अधिक अपचयन क्षमता होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बड़ा जीरो और ये क्या है, छोटा जीरो। इसका मतलब कि नीचे वाले की तुलना में ऊपर वाला जो है उसका अपचयन क्षमता क्या होगा, अधिक होगा। आप समझ पा रहे हैं। हमने क्या कहा कि जैसे कि आप टेबल देख रहे हैं, तो इस टेबल में मान लीजिए कि हमने क्या किया कि कैलोरीन और फैलोरीन लिया, और ये दोनों में क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपचयन क्षमता बताइए या ऑक्सीकारक क्षमता बताइए किसका अधिक होगा, यानी किसका प्रबल होगा। तो नीचे वाले की तुलना में ऊपर वाला का जो है अपचयन क्षमता क्या होता है, अधिक होता है। यानी यहाँ पर आपका कैलोरीन का अधिक होगा,
फैलोरिन से। लेकिन यही अगर क्वेश्चन पलट दे कि बताइए कि अपचायक क्षमता, अपचायक या ऑक्सीकरण क्षमता किसका ये दोनों में से अधिक है, तो फैलोरिन का आपका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और कैलोरीन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर वाला छोटा सिंबल और नीचे वाला बड़ा सिंबल, तो यहाँ पर ये क्या दर्शा रहा है कि ऑक्सीकरण क्षमता जो है ऊपर वाले तत्वों की तुलना में नीचे वाला जो तत्व आएगा इस टेबल में, तो उसका ऑक्सीकरण क्षमता जो है वो क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिए कैलोरीन यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है आपका, फैलोरिन है। ठीक है, तो दोनों आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपचयन क्षमता तो समझिए गए, और ऑक्सीकारक, इसी को अपचयन को ही कहा जाता है, ऑक्सीकारक। खासकर जरूर है कि आपको 12th में ये क्वेश्चन जरूर बनता है। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, देता है कि बताइए कि ऑक्सीकारक क्षमता किसका अधिक होता है, तो उसमें कैलोरीन और फैलोरीन में लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला है तत्व वो अधिक ऑक्सीकारक होगा, यानी कैलोरीन अधिक होगा और फैलोरीन क्या होगा, आपका कम होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अभिक्रिया, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए अभिक्रिया में, हेलो, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अभिक्रिया, तो अभिक्रिया यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि हम इस टेबल में जो ऊपर आएगा कोई दो तत्व है, अगर दो तत्वों को तुलना किए, जैसे मान लीजिए कि जेडन है और यहाँ पर आपका क्या है, कॉपर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर है। तो अगर ये दोनों की तुलना किया जाए तो किस पर ऑक्सीकरण होगा और किस पर अवकरण होगा, इसी टेबल से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो एक दूसरे की तुलना यहाँ किया जा रहा है और तुलना के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर वाले पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन, और नीचे वाले पर क्या हो जाएगा, रिडॉक्शन। ऊपर वाले पर ऑक्सीडेशन और नीचे वाले पर रिडॉक्शन। इसमें कोई दो तत्व लीजिए, मान लीजिए कि हमने सोडियम ही ले लिया, ठीक, और मैग्नीशियम लिया। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, अभिक्रिया के दौरान आपको क्या ध्यान रखना है कि ऊपर वाला पर क्या होगा, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, और नीचे वाला पर क्या होगा, रेडुकेशन, रिडॉक्शन, रिडक्शन का मतलब अवकरण होगा आपका। तो इसी टेबल के हिसाब से आप पता कर सकते हैं बिल्कुल इजी से। अब देखिए नीचे यहाँ पर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड यानी जो ऊपर वाला होगा आपका यहाँ पर वो होता है आपका एनोड, ऊपर वाला एनोड होगा और नीचे वाला क्या होगा आपका, कैथोड होगा। ऊपर वाला एनोड, नीचे वाला कैथोड। जैसे अभी आपको यहाँ पर बताएं कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर जेडन लिए हैं और यहाँ पर कॉपर लिए हैं, तो इस पर आपका क्या होगा, एनोड होगा, और इस पर आपका क्या होगा, कैथोड होगा। ये कैसे हमको पता चल रहा है, आपको भी पता चलना चाहिए, क्योंकि ये टेबल जो आप देख रहे हैं, इस टेबल में देखिए जिंक जो है ऊपर आता है और कॉपर आपका यहाँ पर नीचे आता है, ठीक। तो इसलिए अगर एक दूसरे का अगर तुलना किया जाए इस टेबल से, तो जो ऊपर आएगा एनोड होगा, इस पर ऑक्सीकरण संख्या होगा, एनोड होगा, और जो नीचे आएगा आपका वो कैथोड होगा यानी अवकरण होगा। तो जैसे कि आपको एक बताया गया है, थोड़ा सा कैमरा इधर कर लीजिएगा, जैसे कि आपको ई सेल बराबर एक फार्मूला बताया गया है। ई सेल बराबर हम लोग का फार्मूला क्या होता है, आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड। आप चाहे तो इसको सिंपल से भी लिख सकते हैं ऐसे, ई यहां पर सी लिख देंगे तो कैथोड हो जाएगा, और माइनस ई ए लिख देंगे तो एनोड हो जाएगा। अब देखिए दो तत्वों को हम तुलना कर रहे हैं, और एक चीज तो आप जान ही गए होंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन से ऊपर नीचे वाला जो तत्व है उसका मानक अपचयन विभव जो होता है पॉजिटिव होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर वाला क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। और जितना ही नेगेटिव होगा
मानक अपचयन विभव का मान जितना ही नेगेटिव होगा वो और अधिक क्या होता है, क्रियाशीलता ज्यादा होता है उसका। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम दो तत्वों को लेकर आपको सेल का मान निकाल कर बता रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जिंक है और यहाँ पर आपका क्या है, कॉपर है। ठीक, तो जिंक और कॉपर का देखिए तो किस पर, यानी जिंक पर हम लोग का एनोड हो रहा है और कॉपर पर क्या हो रहा है, कैथोड हो रहा है। तो देखिए कॉपर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक फार्मूला ध्यान दीजिए पहले, सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये जेडिन हो गया, तो जेडिन ने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन अपना दान कर दिया, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा क्या, ये जेडिन पर 2 प्लस। ठीक है, जिधर जितना इलेक्ट्रॉन अधिक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है। और ये आपका, ठीक है, ये जो है इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है वो -0.76 वोल्ट होता है। आप देख सकते हैं वहां पर लिखा भी गया है, या आपको बुक में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए उस साइड आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जिंक पर 2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ये जिंक प्राप्त हुआ और हम लोग को क्या हो रहा है, यानी -0.76 वोल्ट। ठीक, तो वही यहाँ पर हो रहा है। तो इस पर क्या हो गया कि इसने इलेक्ट्रॉन 2 दान किया है। जैसे आप जानते हैं कि इसका ऑक्सीकरण 0 होगा और इसका कितना होगा, +2 होगा। तो ये ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो जब वृद्धि होता है तो ये क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण पर आपका क्या होता है, एनोड होता है। क्या होता है, एनोड होता है। अब इसी तरह से अगर कॉपर लिया गया है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कॉपर हो गया, तो इधर अब कॉपर पर 2 क्या होगा, प्लस होगा। 2 इलेक्ट्रॉन इधर हम लोग जोड़ देंगे और इधर हम लोग का प्राप्त होगा क्या, कॉपर। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका आवेश 2 है और इसका क्या है, 0 है। तो अब ये देखिए ऑक्सीकरण संख्या के मान में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी +2 से 0 हो रहा है, यानी कमी हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा अवकरण। तो अवकरण पर क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, ये चीज आपको पीछे भी बताया गया है। तो ई कैथोड, इसका मान कितना होता है, प्लस में 0.34 वोल्ट होता है। ठीक, तो यहां पर ध्यान दीजिए, ई कैथोड, तो ई कैथोड का मान देखिए कितना है आपका, यानी प्लस में 0.34 वोल्ट माइनस, ठीक है, ई एनोड का मान देखिए फिर यहाँ पर -0.76 वोल्ट। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, यानी 0.34 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट। इसको जोड़िए, 0.34 और 0.76, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 3 और ये 7 10 10 1 11 पॉइंट, यानी यहाँ पर 1 पॉइंट आपका 1 आएगा, यानी आ गया 1.1 वोल्ट। आप 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्ट आंसर। यानी कहने का मतलब है कि 2 अगर तत्व दिया रहे तो सबसे पहले उस पर आप ये समझ जाएंगे कि किस पर ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पर अवकरण हो रहा है। तो जो ऊपर वाला आएगा उस पर ऑक्सीकरण होगा, उसके जो तुलना में नीचे आएगा वो क्या होगा, अवकरण होगा। तो इसी की तुलना से हम लोग क्या करते हैं, ई सेल का मान निकाल लेते हैं। जैसे 1.10 वोल्ट आपका आ गया आंसर। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर इससे भी आप पता, जो 4 नंबर आपको अभी बताए कि जो ऊपर होगा एनोड होगा, नीचे आपका क्या होगा, कैथोड होगा। 2 की तुलना देखना है आपको। ठीक, अब एक और टॉपिक है इसमें, ध्यान से देखिए, वो रिएक्शन में भी बहुत सा काम करता है। अब एक यहाँ पर समझ लीजिए क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी, 5 नंबर।
इसी टेबल से आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रिएक्शन होता है और कौन सा रिएक्शन ना होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए क्रियाशीलता। क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी। यानी रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता का क्रम। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, दो यहाँ पर टॉपिक आपको ध्यान रखना है। ए नंबर में जैसे धातु की तरफ देखेंगे, जैसे धातु है तो ऊपर वाला जो इसमें धातु आएगा नीचे वाले की तुलना में वो अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, धातु में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, यानी ऊपर वाला अधिक क्रियाशील होगा नीचे वाले की तुलना में। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए अधातु में, अधातु में आपका क्या होगा, यानी बी नंबर यहाँ पर ध्यान से समझिए, नीचे वाले की तुलना यानी ऊपर वाले की तुलना में नीचे वाला अधिक क्रियाशील होता है। दोनों में क्या है, उल्टा कंडीशन है। ध्यान दीजिए, धातु में दो अगर धातु से अगर तुलना किया जाए तो ऊपर वाला जो इसमें धातु आपका आएगा, इसमें जैसे मान लीजिए कि हमने तुलना किया कि मैग्नीशियम और सोडियम, तो मैग्नीशियम और सोडियम में सबसे अधिक क्रियाशीलता किसका होगा, तो ऊपर वाला, क्योंकि मैग्नीशियम भी आप जानते हैं धातु है और सोडियम भी क्या है आपका धातु है। तो मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील होगा आपका क्या, सोडियम, यानी सोडियम की अधिक क्रियाशीलता होती है किससे, मैग्नीशियम से, जिससे हम लोग तुलना करा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर पोटेशियम और सोडियम से कराया तुलना, तो अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जो भी आपका आएगा वो अधिक क्रियाशील होगा, नीचे वाला कम होगा। तो मान लीजिए कि हमने कहा कि पोटेशियम और सोडियम में बताइए कि किसका अधिक क्रियाशीलता होगा, तो सोडियम का ज्यादा होगा, क्योंकि सोडियम भी धातु है और सोडियम भी आपका धातु है और पोटेशियम भी धातु है। तो ये दोनों में किसका, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है कि हमको लग रहा है कि सोडियम का अधिक बोला गया है, यहाँ पर पोटेशियम का आपका क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि देखिए इस टेबल में जो आप देख रहे हैं सोडियम के ऊपर आता है क्या, पोटेशियम। तो जो ऊपर है और धातु में देखना है, तो जो ऊपर है वो क्या होगा आपका अधिक क्रियाशील होगा, जो नीचे है उससे कम क्रियाशील होगा। वो भी क्रियाशील है लेकिन उससे अपेक्षा एक दूसरे से क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए पोटेशियम और सोडियम, तो इसमें क्रियाशीलता किसका अधिक होगा, तो आपका हो जाएगा पोटेशियम का। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर समझ गए हैं। तो अब यहाँ पर एक रिएक्शन आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जैसे आप जानते हैं ये Zn प्लस यहाँ पर कॉपर SO4 और एक और हमने दे दिया, यानी यहाँ पर हमने दे दिया कॉपर प्लस ZnSO4। अब ये रिएक्शन आप ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में आपको पता चलेगा कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा और क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जिंक है और ये कॉपर है। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल में सबसे पहले जिंक ऊपर आता है और कॉपर यहाँ पर है। तो जिंक क्या है, ऊपर है, कॉपर नीचे है, दोनों क्या है, धातु है। तो अधिक क्रियाशीलता किसका है, यानी जिंक का है। तो जिसका क्रियाशीलता अधिक होता है वो दूसरे तत्वों को उस विलयन में से क्या करता है कि हटा देता है, रिप्लेस कर देता है और वो अभिक्रिया बना लेता है। जैसे ये जिंक जो है इस कॉपर को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस यानी हटा देगा, विस्थापन कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यानी ZnSO4 आपका बन जाएगा। बिल्कुल सही है। अब कॉपर जो है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब इसी को देखिए, मान लीजिए कि हमने इसमें क्या किया है कि कॉपर का सोल्यूशन लिए हम, ठीक, कॉपर का सोल्यूशन लिए हैं, इसमें हमने क्या किया, जिंक के छड़ को डाल दिए। तो जब से हम लोग जिंक के छड़ को डालेंगे तो इसमें से कॉपर को क्या करेगा, वो विस्थापित कर देगा, हटा देगा। तो कॉपर जाता कहाँ है, यानी कॉपर नीचे अपना अलग धातु क्या हो जाता है, बैठ जाता है, पृथक हो जाएगा, अलग कर देगा। क्यों करता है, इसलिए करता है कि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। कौन, जिंक। क्योंकि इस टेबल से आपको समझना है, यही टेबल आपको बहुत काम
देने वाला है, क्योंकि ये टेबल में आप देख रहे हैं कि जिंक यहाँ पर है, कॉपर नीचे है, दोनों धातु है, तो ऊपर वाला अधिक क्रियाशील होता है और नीचे वाला क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। अब यहाँ पर आप बताइए कि ये कॉपर क्या रिप्लेस करेगा जिंक को? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जिंक जो है अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर तो हटा ही नहीं सकता है, कॉपर को तो नहीं हटाएगा, कॉपर जो है जिंक को नहीं हटा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका पता चल गया कि नो रिएक्शन होगा, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो यहां से आप प्यारे बच्चों क्या सीख पाए कि कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब ये तो धातु वाला हो गया आपका एग्जांपल, एक और धातु वाला देखिए, और इसी पर हम लोग इस क्लास को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। हर दिन आपको कुछ न कुछ यहाँ पर सिखाया जाएगा, चिंता मत कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ पर इससे कोई भी, जैसे आप एक जमाने में पढ़े होंगे 10 क्लास में, क्रियाशीलता का क्रम आपको 10th में मिला होगा, वो आपसे नहीं याद होता होगा, लेकिन ये आपको एक ट्रिक बनाया गया है और इसी ट्रिक के बेस पर आप कोई रिएक्शन भी पता कर सकते हो कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो चलिए एक रिएक्शन और देखिए यहाँ पर, जैसे हो गया हम लोग का NaCl अब प्लस I2 से हम करा रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो गया सोडियम आयोडाइड अब प्लस यहाँ पर है हम लोग का Cl2। कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये आयोडीन है और ये क्या है, Cl है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आयोडीन और Cl में कौन अधिक क्रियाशील है। क्या ये आयोडीन जो है Cl को रिप्लेस कर सकता है, हटा सकता है, विस्थापन कर सकता है? ये तब हटाएगा जब इसका क्रियाशीलता क्लोरीन से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्लोरीन को आप लिख लीजिए और उसके बाद आप आयोडीन को लिखिए। अब ये टेबल से आप पता कीजिए, अधातु वाला है, देखिए क्लोरीन भी अधातु, आयोडीन भी आपका क्या है, अधातु। तो अधातु में बता रहा है कि ऊपर वाले की तुलना में नीचे वाला क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पर देखिए आयोडीन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा और क्लोरीन यहाँ पर है। तो ऊपर वाला जो है वो कम क्रियाशील है नीचे वाले की तुलना में। तो क्या आयोडीन क्लोरीन को हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो खुद ही कमजोर आदमी है, ये बरियार आदमी है। सिंपल सा ध्यान रहे, कमजोर अगर ये रहता तब नो आयोडीन इसको हटाता, लेकिन आयोडीन से क्लोरीन जो है बहुत मजबूत है, क्योंकि ये टेबल आपको बता रहा है कि ऊपर वाला की तुलना में नीचे वाला क्या है, अधातु के क्रम में, अधातु में आपको देखना है, नीचे वाले की तुलना में, यहाँ पर देखिए ऊपर वाले की तुलना में नीचे वाला क्या है, अधिक क्रियाशील है। ये आपको सिंबल बता रहा है, क्योंकि ऊपर छोटा बनाया गया है नीचे बड़ा, यानी इसका मतलब क्या हो कि अधातु में आपको देखना है। तो अधातु में आयोडीन और क्लोरीन, तो नीचे वाला क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील होने के वजह से आयोडीन जो है क्लोरीन को नहीं विस्थापित कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये क्या करेगा, क्लोरीन आयोडीन को तो हटाएगा, क्योंकि क्लोरीन का अधिक क्रियाशीलता है। तो क्लोरीन को हटा दिया तो ये बन गया क्या आपका NaCl, नमक। अब प्लस में आयोडीन बाहर निकल जाएगा, तो जब भी निकलता है तो I2 के रूप में निकलता है। अब इसको बैलेंस आप थोड़ा सा कर दीजिए। देखिए आयोडीन यहाँ 2 है, इधर 1 ही है, तो 2 से गुणा कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पर भी 2 से कर लीजिए, क्योंकि सोडियम भी तो हो गया था 2 आपका इधर, और क्लोरीन भी हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी टेबल से प्यारे बच्चों, ये टेबल बहुत काम का चीज है आपका, कोई रिएक्शन भी आप पता कर सकते हैं होगा या नहीं होगा। यानी क्रियाशीलता का क्रम बहुत से बच्चों लोग के याद नहीं होता है, इसलिए क्रियाशीलता का क्रम ये टेबल आप याद कर लीजिए ट्रिक विधि से। कोई भी एग्जाम में बैठिए, यानी 0 से एडवांस लेवल, जेई नेट हो या 11th हो या 12th हो या मैट्रिक हो, सब में ये टेबल आपका काम कर सकता है। जैसे आप मैट्रिक में एक टेबल याद किए थे, वो तो याद रहता नहीं है, बहुत बच्चों भूल जाते हैं, लेकिन ये आपको ट्रिक से याद रहेगा। यानी ट्रिक इसका क्या है, लीना के काना, तो काना में आपका कैल्शियम और सोडियम दोनों आता है। मांगे, मांगे से मैग्नीशियम, ऑल जन कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं
इला आज, परा ब्रेड कल, सोना फिर कभी। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा सुन लीजिए। हालात जो भी हो हम रुकेंगे नहीं, गिर के उठ जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर ये आप लोग को जो भी समझाया गया यहाँ पर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना आप लोग ना भूलिए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।